हेलो व्यूवर्स, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। हमने मैट्रिसेस की बात की, वो उसका सेहरा किसके सर सजा हुआ है, उसकी इन्वेंशन किसने की, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपको पता है कि रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन होती है रियल नंबर्स की, जिनको हम ब्रैकेट की मदद से बंद कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आज नेक्स्ट जो चीज़ है वो टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप जो है हमारी वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा, ROW रो यानी कितार को कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, यानी कितार सिर्फ एक ही हो। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा सेट ए, जो ए हमारा मैट्रिक्स है वो हम लिखें 1 3। अब देखिएगा इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें जो कि सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप हमारी होगी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? याद रखिएगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, जिस तरह उसमें रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट 1 कॉलम होगा। तो देखते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स क्या है। हमारे पास बी है और ये हमारे पास, अगर हम इसी को इस तरह से, याद होगा हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था रो क्या होती है, अगर हम एंट्रीज को हॉरिजॉन्टली लिख दें तो वो रो होती है, और अगर उसी को हम वर्टिकली लिख दें तो वो कॉलम होता है। तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ये रो है, हमने उन्हीं एंट्रीज को जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है तो ये रो मैट्रिक्स होगा, सिर्फ एक ही रो है। और यहाँ पे अगर हम उसको वर्टिकल लिख दें तो कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही कॉलम है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप होगी, हम रो मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं, हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं। अगली चीज़ है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर 3। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? याद रखिएगा इसके अंदर हमारी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। याद रखिएगा रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा इसमें रो मैट्रिक्स भी नहीं होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं होगा। अगर एक रो होगी तो रो में चला जाए, कॉलम होगा कॉलम में चला जाएगा। लेकिन अब जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास सी होगा, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रोज कितनी है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो याद रखिएगा रोज 2 हैं, रो 1 एंड रो 2, और यहाँ पे कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये हमारा होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगली हम बात करते हैं वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जो चौथी हमारी टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको इसके लिए भी आसान सी बात बता देते हैं। जिस तरह हमने कहा कि रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते, इसमें भी नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। जैसे हम लिखते हैं डी मैट्रिक्स एक बना लेते हैं, हम लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसमें रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे 2 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 ही कॉलम्स हैं हमारे पास। तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो वो हमारा बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ तक अभी तक हमने जो 4 पढ़ी हैं, रो पढ़ा, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ये हम 4 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो वो है हमारा नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, जो 5वीं टाइप है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स जैसे आपको साफ समझ आ रही है कि इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। इसको ओ से जाहिर कर सकते हैं आप। तो 0 0 0, ये जिस भी फॉर्म में लिखा हो, रो में हो, कॉलम में हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, अगर इसमें एलिमेंट्स की तादाद 0 होगी, यानी सॉरी एलिमेंट्स की जो हमारी एंट्रीज़ हैं वो सारी 0 होंगी, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज? जैसे ही आपने वर्ड ट्रांसपोर्ट समझा सुना होगा,
और ट्रांसपेरेंट भी वर्ड सुना होगा। तो इससे मतलब यही होता है कि जो जगह वगैरह तब्दील करता रहो, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता हो। तो ट्रांसपोज भी कुछ इसी सेंस में आपने लेना है। क्या, जब हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर देते हैं। इंटरचेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़ इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो है 2 4 6 3, ये हमारे पास ए है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऊपर एक छोटा सा टी लगा देंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने क्या करना है, इसको रोज़, ये इसकी रो है, ये भी इसकी रो है, ये इसका कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो पहली रो को कॉलम बना दे, ये जी हमने बना दिया। दूसरी रो को भी कॉलम बना दे, ये बना दिया। अच्छा, हमने तो सिर्फ रोज़ को कॉलम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए जी, मैंने कहा था रोज़ इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज़। तो हम देखते हैं, अगर ये पहला कॉलम है 2 6, तो ये रो बना दिया। दूसरा कॉलम है 4 3, तो ये भी रो बन गया। तो अगर आप रोज़ को कॉलम में बना दें या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें तो ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आ गई। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, आप उसको समझ लें। वो क्या है जी, वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। ये देखें जी, ये हमारी 7th टाइप है इसकी आज की, ठीक है जी। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 या -2 यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब जब नेगेटिव करेंगे तो इसके सिर्फ आपने एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। माइनस हो जाएगा, ये -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 और ये -4। तो ये सिंपल सा था, ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे बहुत ही अहम जो टाइप्स हैं। अक्सर बच्चे जो मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर ये बताइए ये क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है जो है वो हम बात करेंगे, तो वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखिएगा, ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी 9th टाइप होगी, 8th टाइप होगी हमारी। लो जी, आइडेंटिटी याद रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी या यूनिटी भी इसको कह सकते हैं। इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, याद रखिएगा, ये इनकी जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी एंट्रीज सारी 1 होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक मैट्रिक्स सी है 1 1 1 1, ये भी आइडेंटिटी है। अगर हम इसको डी को लिख देते हैं 1 1, ये भी आइडेंटिटी है। ई को लिख देते हैं 1, ये भी आइडेंटिटी है। तो इसमें अगर एलिमेंट्स जो है हमारे 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो एक हमारा होता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये अक्सर जो है बच्चे डायगोनल और स्केलर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आज आपका मसला सॉल्व करने जा रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। पहले हम डायगोनल की बात करते हैं, फिर हम स्केलर की बात करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, याद रखिएगा, कहते हैं जी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं, याद रखिएगा, डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं नॉन ज़ीरो हों। डायगोनल एंट्रीज़ में नॉन ज़ीरो हो और कम से कम एक हो जाए, ज़्यादा नहीं, एक भी हो जाए, लेकिन शर्त ये है कि बाकी जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो होनी ज़रूरी है। तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी ए, हम लिखते हैं 2 0 0 0। अब ये डायगोनल वैल्यूज़ हैं, डायगोनल में एक वैल्यू 2 है और बाकी दूसरी 0 है, ये नॉन डायगोनल 0 ही है, तो ये डायगोनल है। अच्छा जी, अगर ऐसे हो जाए, हम कहते हैं जी 2 0 0 3, ये भी डायगोनल ही है। डायगोनल वैल्यूज नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल 0 हो। अगर इस तरह से हो जाए, 3 वाली हम बात कर लेते हैं। अगर 2 0 0 0 0 0 0 0 0, अब इसमें डायगोनल ये है, तो डायगोनल वैल्यूज क्या है, एक कम से कम नॉन ज़ीरो होगी तो वो डायगोनल कहलाएगी। डी देख लेते हैं जी, हमारे पास 2 0 0 0 3 0 0 0 0, ये डायगोनल है। कम से कम एक हो, यहाँ पे दो हैं, बाकी सारी 0 हैं, तो डायगोनल है। और लास्ट हम ई कर लेते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो
हम ऊपर चले जाते हैं, नहीं नज़र आ रहा तो हम यहाँ इसी को रेज़ कर लेते हैं, आपको समझ तो आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ डी तो मैं लिखता हूँ 2 0 0, फिर मैं लिखता हूँ 0 3 0 0 0 5। अब आप गौर कीजिए, डायगोनल वैल्यूज़ जो है सारी की सारी नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी डायगोनल वैल्यूज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल अगर आपको समझ आ गई तो स्केलर तो उसका बहुत ही आसान पार्ट है, वो समझना हमारे लिए बड़ा आसान है। लेकिन जी हम स्केलर की बात करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहले ये समझ लें। स्केलर मैट्रिक्स असल में डायगोनल ही होती है, याद रखना स्केलर डायगोनल ही होती है, लेकिन शर्त ये है, अच्छा डायगोनल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा, डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। इसी तरह स्केलर के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और स्केलर जो होगी ये डायगोनल भी होगी, ये भी एक बड़ी मज़े की बात है। तो हम इसको स्केलर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, वो भी आप चेक करें। हमारे पास जो स्केलर होती है उसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो तो होंगी लेकिन सेम होंगी, और एक और शर्त है वन नहीं हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वन जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसे अगर ये लिखी है तो ये सेम तो है लेकिन ये आइडेंटिटी ही कहलाएगी, याद रखना। नॉन डायगोनल अगर ज़ीरो भी हो तो वो आइडेंटिटी ही में आएगा। इसी तरह अगर हम एफ मैट्रिक्स की बात करें 2 0 0 2, तो जी ये समझ आइए आपको नॉन डायगोनल डायगोनल वैल्यूज जो है वो सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये स्केलर है। उम्मीद है कि आपको स्केलर और डायगोनल का फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में फिर से पूछ लेना, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक और बहुत सवाल होता है जी कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में हमें समझ नहीं आती, तो आज वो भी हम इसको समझते हैं कि क्या स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, ये एक मैं लिख रहा हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लें जी ये हमारे पास लिखा गया। इसकी होता क्या है, जब कोई भी मैट्रिक्स ए है हम अगर उसका ट्रांसपोज ले लें, ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें और आंसर में कोई फ़र्क ना आए, वो ए ही रहे, तो वो सिमेट्रिक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एग्जांपल लिखते हैं जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम लिखते हैं जी वो 1 2 3, फिर हम लिखते हैं जी 2 -1 4, और फिर हम लिखते हैं 3 4 एंड 0। लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज लेने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, हम छोटा सा टी लगाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0। लीजिए छोटा सा टी लगा दिया। अब हमने रोज़ को कॉलम में तब्दील करना है। ट्रांसपोज का रूल आपको याद होगा। ले जी मैं करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3, पहली रो कॉलम बन गया। फिर हम दूसरी रो को बनाते हैं 2 -1 4, फिर हम बनाते हैं 3 4 0। लीजिए आसान हो गया आपके लिए। अब रोज़ को हमने कॉलम्स में तब्दील कर दिया, तो ये बन गया ट्रांसपोज। चेक करें, हमने ए से शुरू किया था 1 2 3, ये तो 1 2 3 है। 2 -1 4, बिल्कुल 3 4 0, ये तो सेम आ गया। ए का ट्रांसपोज लिया हो, ए के इक्वल आवा, तो ये हमारे पास आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है ये सिमेट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अगली बात है वो है जी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसके लिए क्या शर्त है, वो भी आपने अभी चेक कर लेना है। वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। और अगर ना समझ आए तो आपने कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछना है कि सर यहाँ से हमें बात समझ नहीं आई, तो इसके पीछे छोटा सा स्क्यू लिख दें। फ़र्क क्या होगा याद रखना है, सेम वैसे ही अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या ए के इक्वल आए, अगर ए के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपका जो ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ए के इक्वल, आपके सामने मैंने ए की वैल्यू लिखी है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। हमने पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करना। अब आपको ट्रांसपोज लेने का तरीका आ गया, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 0 2 3 -2 0 और 1, फिर -3 -1 और 0। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। तो मैंने कहा था वो नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, नेगेटिव ए कर लेते हैं।
तो हमारे पास ए की वैल्यू है माइनस, ये 0 है तो इसके 0 के साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। 2 है तो वो -2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया, -3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3 हो गया, ये +1 हो गया और ये 0 हो गया। अब चेक कीजिए क्या हमारा -a के ट्रांसपोज के इक्वल आया? जी बिल्कुल, 0 0, -2 -2, -3 -3, 0 2 2, 0 0, -1 -1, 3 3, 1 1 और 0 0। इसका मतलब है कि हमारा ये इक्वल आ रहा है। तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी फ़र्क ख़त्म हो गया है। तो यहाँ तक था जी इसकी टाइप्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में किस तरह से अप्लाई होंगे। आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है लेकिन इसकी स्टेटमेंट्स मैंने नहीं लिखी हुई, तो स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ जी। आपने बताना है कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो आपने फैसला करना, मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको यहाँ से देख के पता चले कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है 0 0 0 0, जो मैंने समझाया था वहाँ से देखिए, अगर सारी की सारी एंटी 0 हों तो वो क्या कहलाता है? वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखिएगा कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? नल। तो पहले की समझ आ गई, पहला है हमारा नल मैट्रिक्स। अब बी देखें, आपको कुछ सीधी सीधी लाइन जो हॉरिजॉन्टल से कुछ ज़हन में लाइए। तो क्या है ये जी रो मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ये भी आपके लिए आसान है, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं कि ये सीधी सीधी सी वर्टिकल है, मैंने बोल दिया है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स ही है क्योंकि ये वर्टिकल फॉर्म में है। तो अगली हम टाइप की बात करते हैं, ये डी। अब देखिए डायगोनल वैल्यूज जो है वो आपको नज़र आ रहा है, मैंने एग्जांपल में भी बताया था कि ये 1 हों और बाकी 0 हों, तब भी ये स्केलर नहीं बल्कि आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है साफ साफ के डायगोनल एंट्रीज 1 है। इसके अलावा कुछ भी सेम एंट्रीज होंगी तो वो स्केलर होगा। अच्छा जी, ये क्या होगा? क्या ये इस तरह का है? बिल्कुल है, क्योंकि एंट्रीज हमारे पास क्या है? 0 है और आखिर में F है। ये हमारा क्या है जी? ये स्ट्रेट एक वर्टिकल कॉलम टाइप है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जी हमारे पास आसान सा पहला क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये, इसमें देखिएगा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल और जो है हमारा क्या से कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में हम फ़र्क करना जानेंगे। तो पहले देखिए ये वाला क्या आपके जहन में आता है? ना तो ये रो है, ना कॉलम है, ना 0 नल है, क्या है? तो इसमें देखिए रोज़ कितनी है? 2, कॉलम्स हैं 3। तो क्या इससे कुछ ज़हन में आता है? जी बिल्कुल आता है। वो हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये एक रेक्टेंगल शेप ही समझ ले बना रहा है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है 1 0 0 1। तो ये कौन सा है? ये स्केलर तो हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 1 1 है तो इसको हम आइडेंटिटी क्या बोलेंगे? इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक सीधे से कॉलम की शक्ल में है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये अब आप खुद सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, ये जो है ना 0 है ना कुछ है, तो ये डायगोनल भी नहीं हो सकता। तो क्या ये रोज और कॉलम इक्वल होने की वजह से स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास 5वां, ये भी देखे जी, इसमें 2 रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको रेक्टेंगुलर ही बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं और ये हमारा एक सीधी सी रो में है, रो मैट्रिक्स हो गई। और ये सीधा सा एक कॉलम है, क्योंकि अब सारे 0 1 नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चला जाएगा। और इसी तरह ये रोज और कॉलम इक्वल होने की वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लास्ट हमारा है सारे 0 होने की वजह से नल मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 जो है ये असल में स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स पे ही बेस करता है। तो इसमें आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्योंकि डायगोनल एंट्री सेम है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये कहलाएगा जी हमारा स्केलर। ये जी पहला हमारा स्केलर हो गया। दूसरा है जी डायगोनल एंट्रीज जो है सेम नहीं है लेकिन नॉन 0 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है, तो ये सीधा सीधा डायगोनल में चला जाएगा और आसान सा काम बन गया। और अगर आपको नॉन डायगोनल 0 नजर आए ना, तो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर, आपने इससे गौर ज़रूर करना है कि डायगोनल में जाता है कि नहीं, लेकिन डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है।
अच्छा जी, ये फिर ये क्वेश्चन बार बार ही आ रहा है, तो आपको ये मैं आंखें बंद करके भी इसको लिख सकता हूँ कि जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल वैल्यूज़ 1 है। इसमें नॉन डायगोनल सिर्फ कम अज़ कम एक भी ज़ीरो है तो फिर भी क्या है, ये डायगोनल है, क्योंकि नॉन डायगोनल जो है वो वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो है। और लास्ट है 5 में से 3 माइनस करें 2 आता है, ज़ीरो है और 2 है, ये जी सेम हो गई, तो ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर करना है, तो नेगेटिव के लिए आप -a लिखेंगे और सिर्फ क्या है साइन चेंज कर देंगे, 1 के साथ माइनस आ जाएगा, 0 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी b, और b के लिए हमारे पास कौन कौन सा है जी -3 माइनस माने +1, ये -2 और -1, ये सिर्फ साइन चेंज करते जाना है आपने। और इसी तरह c वाले के भी साइन चेंज हो गया, माइनस कर रहे हैं हम इनको, तो c के लिए आ जाएगा -2, -6, -3 और -2। और d के लिए -d जब करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, ये -2, ये +4 हो जाएगा और ये -5। और लास्ट है जी -e। तो मैं आज तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई, सिर्फ साइन चेंज करने को मुश्किल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल होता तो फिर डिटेल से हम इसके बारे में बात करते हैं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जी। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको मैंने पहले बताया हुआ था, जब हम टाइप्स की बात कर रहे थे, आपने ऊपर छोटा सा एक टी लिखना है और यहाँ पर भी आपने 0 1 2 ऊपर छोटा सा एक टी लगा दिया। जब आप टी लगा देंगे तो रोज़ को कॉलम में तब्दील करना होता है, तो ये हमारे पास कॉलम ऑटोमेटिक एक ही है तो ये रो बन जाएगा, तो ये हमारा आ गया जी ट्रांसपोज ए का। इसी तरह बी का ट्रांसपोज है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, छोटा सा एक टी लगा देना ऊपर, और जब हम इसको वापस तब्दील करेंगे तो ये कॉलम में बन जाएगा जी आपके सामने 5 1 और -6 ये बन गया। इसी तरह ये हमारा जब हम इसको छोटा सा टी लगाएंगे यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा 1 2 2 -1 और 3 0, ऊपर छोटा सा टी यानी ट्रांसपोज। और अब इस ट्रांसपोज को हम करते हैं जी सॉल्व। ये हमारे पास आ गया 1 2, ये हमारे पास आ गया 2 -1 और आ गया 3 0। तो जब हम इसको रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील करते हैं तो ये ट्रांसपोज आ जाता है। और डी है हमारे पास, डी के लिए ऊपर छोटा सा हम फिर टी लगा देते हैं, तो हमारे पास आया 2 3 0 5, इसके ऊपर टी लग गया। तो अब हमारे पास है जी डी ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 0 5। उम्मीद है ट्रांसपोज समझ आना शुरू हो गई आपको। ई का ट्रांसपोज लेंगे तो ई के ऊपर भी ये जो इनकी वैल्यूज़ हैं छोटा सा टी इस पे भी लगा देंगे, और ये हमारे पास बन गया 2 3, ये रो बन गया कॉलम, ये रो भी ये बन गई हमारी अगला कॉलम, ये भी हमारा ई का ट्रांसपोज हो गया। और लास्ट है एफ का ट्रांसपोज, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी 1 2 3 4। लें जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, हमने क्या करना है जी, आसान सा है, लो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज 1.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दैट ए अगर हमारे पास 1 2 0 1 हो तो हमने ये साबित करना है कि ए का ट्रांसपोज लें और उसका होल ट्रांसपोज लें तो ए ही के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आया 1 2 0 1। ले जी, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। तो क्या हम ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें, तो जब मैं इसी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लूँगा तो ये देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1। तो क्या ये ए के इक्वल है? जी बिल्कुल ए के ही इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा एक वेरीफाई हो गया। बी को आप खुद भी करें मेरे साथ साथ, हम लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है, बी ट्रांसपोज करते हैं तो 1 1 2 0 इसका ट्रांसपोज लिया और ये हमारे पास आ गया 1 1 2 0। तो क्या ये बी के इक्वल आ रहा है? जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर 1.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया। अगर कोई एम्बिग्युइटी हो या कोई मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।